देखिए, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है D30, जिसको हम त्रिशांसा कहते हैं। तो ये त्रिशांसा बेसिकली है क्या? देखिए, अभी तक आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी सिस्टम्स को पढ़ा होगा। केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा, ये बेसिकली पाराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है। और पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ को देखने के लिए, हर चीज़ की बारीकियों को जानने के लिए उसके अलग अलग चार्ट्स होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले और हर सिस्टम के लिए एक कॉमन चार्ट, जिसको हम लगना चार्ट कहते हैं या D1 चार्ट कहते हैं, वो हम नॉर्मली यूज़ करते आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने सबसे पॉपुलर चार्ट D9 अर्थात नवांसा कुंडली के बारे में सुना होगा। तो जिस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमारा जो नवांसा चार्ट होता है वो मैरिज प्रोस्पेक्ट से देखा जाता है। वैसे तो नवांश चार्ट के और भी बहुत सारे करेक्टर हैं कि हम उससे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम यूज़ करते हैं उसको मैरिज देखने के लिए करते हैं। इसी तरह से पाराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर लाइफ के हर पार्ट को बारीकी तरीके से पढ़ने के लिए अलग अलग 16 वर्गा मौजूद हैं। उन्हीं 16 वर्गा में से एक वर्गा आता है D30, जो सबसे महत्वपूर्ण में से सेकेंड लेवल का महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो 16 वर्गा चार्ट होता है या जो हमारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट होता है D60। D60 के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है वो माना गया है D30 चार्ट। D60 जिस लेवल पर प्रेडिक्शन कर सकता है वो बहुत उम्दा है, लेकिन उसके बाद यदि किसी का नाम आता है तो वो होता है D30। अब ये जो D30 है ये बेसिकली मिस फॉर्च्यून ऑफ योर लाइफ के बारे में बताता है कि आपकी लाइफ में जिस तरह से जो भी अशुभ घटनाएं घटित होती हैं, चाहे या अनचाहे तरीके से, वो हर तरीका आपकी लाइफ में किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है वो आप इस क्लास में जानोगे। आपने अभी तक D1 चार्ट को ही ज़्यादातर पढ़ा है। तो D1 चार्ट में हम केवल 8th हाउस पे ही स्टडी करते हैं जब हमें कुछ दुर्भाग्य को जानना होता है या कुछ बुरी स्थिति को जानना होता है, या फिर हम 9th हाउस को पढ़ लेते हैं कि भाई हमारा भाग्य का है, तो हम भाग्य किस स्थिति का है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है, कहाँ साथ दे सकता है, कहाँ साथ नहीं दे सकता है, किसका साथ हो सकता है, किसका साथ नहीं हो सकता है। इस तरीके से जो प्रश्न है वो हम बेसिकली D1 चार्ट के 9th हाउस से, और जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं उनको हम 8th हाउस से जान लेते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बात थोड़ा समस्या उत्पन्न करती है, वो ये है कि D1 जो चार्ट है हमारा वो 2 घंटे तक सेम रहता है। जो पाराशरी एस्ट्रोलॉजी है, पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में D1 चार्ट जो होता है वो 2 घंटे तक सेम रहता है, जिस कारण से यदि 2 घंटे में लोग पैदा हुए होंगे तो कम से कम मान लीजिए 1000 2000 करोड़ों लोग यदि पैदा हो गए हैं, 1 करोड़ मान लीजिए पैदा हो गए हैं, तो हर व्यक्ति के लिए एक सा ही रहने वाला है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो जो चार्ट बनकर आ गया है और उसने जो प्रोमिसेस बता दिए हैं वो हर व्यक्ति के लिए घटित हो जाएं। इसीलिए हर व्यक्ति की लाइफ के जो भाग्य और दुर्भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो जब वो अलग अलग होता है तो वो D1 से उतना सटीकता से हम जानकारी उसकी हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, 30-40% हमको D1 से हासिल हो जाती है, लेकिन जो और अच्छी जानकारी होती है, जो हिडन सीक्रेट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जिसका शायद कारण हम खुद नहीं जान पाते, या खुद आज समाज नहीं जान पाता, या जिससे हम कंसल्ट कर रहे हैं वो खुद नहीं जान पाता, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बेसिकली हमको D30 से मिल जाता है। क्योंकि D30 जो है वो आपकी मिस फॉर्च्यून का अर्थात एर्थ हाउस का ही एक बेहद विस्तृत रूप है, जो आपको आपकी लाइफ के दुर्भाग्य को बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा प्लेस है, कोई भी चीज़ जो आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, किसी भी फॉर्म पर आपको
दुर्भाग्य लेकर आ सकती है आपकी लाइफ में, वो आपको बेसिकली D30 से पता चलता है। और जो व्यक्ति D30 के माध्यम से इस चीज़ को जान लेता है, वो अपने मिस फॉर्च्यून को फॉर्च्यून में कन्वर्ट कर सकता है। मिस फॉर्च्यून को फॉर्च्यून में भी कन्वर्ट कर सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा कि वो लोग ऐसे कुछ कर्मों को भोग रहे हैं जो लोग शायद उन्होंने उस चीज़ की गलती नहीं की है, या उनके द्वारा वो कर्म नहीं किया गया है, फिर भी उनको वो चीज़ कहीं ना कहीं भोगनी पड़ती है इस जीवन में। अब ये जो जीवन उनको मिल गया है, तो यदि वो किसी चीज़ को भोग रहे हैं, गलत फॉर्म में भोग रहे हैं या परेशान होकर भोग रहे हैं, तो वो अच्छे होकर भी भोग सकते हैं और वो परेशान होकर भी भोग सकते हैं। तो यदि वो खराब होकर परेशान होकर भोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन होता है वो पास्ट बर्थ के साथ होता है। और जब वो पास्ट बर्थ के साथ होता है, तो भले ही वो अभी कितने भी अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन क्यों ना कर रहा हूँ, कितनी भी अच्छी तरीके से उस चीज़ को या उस स्थिति को मेंटेन क्यों ना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको तकलीफ दे ही जाती है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स में कि मान लीजिए बहुत माता पिता हैं, वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से करती हैं इस जन्म में, लेकिन हर चीज़ करने के बावजूद भी उनके यदि बच्चे उनके साथ मतभेद कर रहे हैं, बाद में कोई दिक्कत दे रहे हैं, उनके कोई काम नहीं आ रहे, उनकी कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा कि भाई उन्होंने प्रेजेंट के कर्मों को तो अच्छा ही किया है, उन्होंने जो सुख सुविधा हो सकती थी वो उन्होंने सारी चीज़ें दिलाई हैं, जो उनसे बन पड़ सकता था वो सारी चीज़ें करी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उनको इस दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका रीज़न क्या होगा? तो इसका जो रीज़न है वो बेसिकली आपको D30 से पता चलता है कि ऐसा क्यों। इसी तरीके से हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत योगा कर रहे हैं, बहुत प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान जो है वो उनकी सेवा नहीं, मतलब भगवान जो है वो उनकी मदद नहीं कर रहा, उनकी सुन नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं। जबकि वो प्रेजेंट में बहुत सात्विक है, बहुत ज़्यादा ईश्वर भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, साधु संतों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उसके बावजूद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो उनको मिल सकते थे। तो इसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ से देखा जाएगा। अब जब ये पास्ट बर्थ से देखा जाएगा, तो कुछ ना कुछ पास्ट बर्थ में ऐसा किया होगा जिसके कारण से आज जो हम कर्म कर भी रहे हैं उनका रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। सेम चीज ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, एज अ क्लाइंट लेकर आता है, या हमारी खुद की भी प्रॉब्लम होती है, हम वहाँ पर ना बहुत सारे उपाय कर रहे होते हैं, हमने ये भी किया वो भी किया, जिसने जो बताया सब किया, लेकिन उसके बाद भी यदि वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इसका जो राज है कि यार ये चीज़ सॉल्व क्यों नहीं हो रही। क्योंकि मोस्टली मैं ये मानता हूँ कि मोस्टली आजकल जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी, वो केवल और केवल D1 चार्ट को ही फॉलो करते हैं, या फिर कहीं ना किसी को केपी वगैरह का आइडिया तो उन्होंने केपी वगैरह को फॉलो कर लिया। मतलब बहुत कम ही एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत गिने चुने, जो इस लेवल पे भी जाकर देखते हैं, जो इस लेवल पे भी जाकर देखते हैं, और वो देखते भी तभी हैं जब उनको लगता है कि यार अपन ने सब कुछ करा लिया, लेकिन इसके बाद भी इसका काम नहीं बन रहा। तो इसका रीज़न क्या है बेसिकली? तो जब वो रूट कॉज की बात आती है, जब रिसर्च की बात आती है कि भाई हमने इसका सब कुछ करा लिया, इसके बहुत सारे उपाय भी करा लिए, इसने बहुत सारों लोगों का उपाय भी किया, बट उसके बाद भी रीज़न नहीं मिल रहा, तो फिर वो जाते हैं आपके D30 के केस स्टडी के लिए कि भाई आखिर देखा जाए तो इसको रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा। तो जब वो D30 का एनालिसिस करते हैं, तब उनको बेसिकली एक रूट कॉज एनालिसिस पता चलता है कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण से ये समस्या आ रही है, कि इस चीज़ के लिए हमारा भाग्य भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, इसलिए वो हमें उपाय जो हैं वो लग नहीं रहे। आपने ऐसे बहुत तमाम एग्जाम्पल देखे होंगे, सुने होंगे, महसूस भी किए होंगे, खुद के साथ भी ऐसे होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में भले ही कम पढ़े लिखे होते हैं, उतनी अच्छी स्थिति के नहीं होते हैं, लेकिन वो भविष्य में जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं,
उनका भाग्य इतना अच्छा साथ देता है कि वो ऐसी तरक्की पे पहुंच जाते हैं जो शायद बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति या बहुत अच्छे परिवार से आया हुआ व्यक्ति भी नहीं कर पाता है। तो ये जो रीज़न है इसका, ये रीज़न आपको डे 30 से पता चलता है कि यार इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मेरे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। सेम इसी तरीके से हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, फॉलो एकदम मेंटेन कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन को, उसके बाद भी वो बीमार पड़े हुए हैं। है ना, आपने सुना होगा भैया, हम तो जो है वो बाहर का कुछ नहीं खाते, ऑयली फूड भी नहीं खाते, है ना, और एक व्यक्ति ऐसा है वो सिगरेट भी पी रहा है, दारू भी पी रहा है, वो बीमार नहीं पड़ रहा, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो ये जो रीज़न है बेसिकली कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें ये दिक्कत आ रही है, अब ये चीज़ ऐसा उल्टा इसका उल्टा करता है तो इसको दिक्कत नहीं आती। तो ये जो रीज़न है बेसिकली ये आपको डी 30 से पता चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप यहाँ पर समझोगे, हम आपको तरीका बताएंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, आपके चार्ट में भी बात करेंगे, किसी दूसरों के चार्ट पे भी बात करेंगे, जिसको जो आइडिया आता है और जितने चार्ट्स मिल सकेंगे हम उस पर भी काम करेंगे। इसी तरीके से आप ये देखते हो या आप सुनते भी हो कि लोग धार्मिक यात्रा पे जाते हैं। अब बहुत सारे लोग धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो उनकी बड़ी सुखद धार्मिक यात्रा हो जाती है। कई लोग धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। अब वहां पर वो धार्मिक यात्रा तो ठीक है चले गए, लेकिन वो कोसते किसको हैं, वो भगवान को कोसते हैं कि भाई भगवान ने वहां पे रक्षा नहीं करी। आप आखिर व्यक्ति जो गया है वो गया तो भगवान के दर्शन के लिए ही था, लेकिन वहां पे भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की। तो ये जो रीजन है, ऐसे भी रीजन आप दी 30 से जान सकते हो कि क्या हमारे लिए धार्मिक यात्रा करना सुखद और लाभदायक होगा कि नहीं होगा। है ना। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें हम देखते हैं, जैसे आजकल लोन एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि कई लोग जो है वो लोन ले लेकर बड़े अमीर बनते जा रहे हैं। उनने फैक्ट्री डाल ली, घर डाल लिए, रेंटेड चीज़ें खोल ली, और एक व्यक्ति जो है वो लोन से ही मरा जा रहा है। उसकी इतना ज़्यादा ईएमआई चढ़ गई है कि उसके ही चक्कर में उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कई लोगों के जीवन में उनकी वाणी उनके लिए ही वरदान साबित हो जाती है, और कई लोगों के लिए उनकी ही स्पीच कम्युनिकेशन उनके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। आज आप यदि मोदी जी को देखोगे तो आप मोदी जी को कम्युनिकेशन से ही जानते हैं लोग, कि भाई उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उनके तरीका है बोलने का एक। वहीं मनमोहन सिंह को आप थोड़ा सा उनके जस्ट अपोजिट पाओगे कि भाई वो कम बोलते थे। या फिर राहुल गांधी को भी आप उसी केस में पाओगे कि भाई वो बोलता है तो कुछ भी बोलता है। कई लोगों के जीवन का जो क्रोध है वो अपनी क्रोध से बहुत कुछ अच्छा भी कर जाते हैं, और कई लोगों के जीवन का जो क्रोध है वो उनको सर्वनाश के पथ पे लेके जाता है। कई लोगों के जीवन की वासना उनको एक दिशा देती है, और कई लोगों की वासना जो है वो उनका सर्वनाश कर देती है। तो ये जो हिडन सीक्रेट्स हैं हमारी लाइफ के, कि किस व्यक्ति का क्या मोरल कैरेक्टर है, क्या उसकी आदतें हैं, कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कहाँ जाने से, कहाँ रहने से, क्या करने से, क्या नहीं करने से आपकी लाइफ में कहाँ से दुर्भाग्य आ सकता है, वो हमारा आज की इस क्लास का टॉपिक है। और वही सारा टॉपिक हम इस डी 30 के कोर्सेज में पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप भी अपनी कुंडली से इस चीज़ को जान पाओगे। अब लेकिन बात यहाँ पर एक आती है जो बहुत गहन भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि मोस्टली यदि कोई पुराने चार्ट्स होंगे तो पुराने चार्ट्स में, अब चूंकि हम डी 30 का एनालिसिस कर रहे हैं, तो डी 30 जो होता है वो एक डिग्री पर बनता है चार्ट। एक डिग्री का मतलब होता है कि जैसे हमारी एक कुंडली में एक राशि की 30 डिग्री होती है, तो जो डी 30 बनता है वो 1 डिग्री पर बनता है। मतलब एक राशि पे 1 डिग्री का हिसाब किताब रहता है। तो ऐसे केसेस में यदि आपका टाइम गड़बड़ होगा तो वहां पर डी 30 आपका गड़बड़ हो जाएगा, और जब वहां पे डी 30 का कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपको हो सकता है कि जब आप चार्ट एनालिसिस खुद कर रहे हो या मैं खुद आपका कर रहा हूँ तो वहां पर प्रिडिक्शन फेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम की बहुत बारीकी है। इसलिए यहाँ पर बर्थ का बीटीआर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप उन्हीं चार्ट्स पे काम करें
जिसका आपको एकदम एग्जैक्ट पता हो कि हाँ इस व्यक्ति का यही बर्थ टाइम है, तभी आप इनके फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से लगा पाओगे। वरना आप लगाते रहोगे लेकिन फिर वो लग नहीं रहे हैं, फिर आप बोलोगे भाई कैसा कोर्स पढ़ाया हमने। तो चूंकि हमारा ये जो डिविजनल चार्ट है वो काफ़ी माइन्यूट लेवल पे डिवाइडेड हो रहा है, उस कारण से यदि आपका टाइम गड़बड़ हुआ, डेट ऑफ बर्थ का टाइम का सिस्टम यदि सही नहीं हुआ, तो फिर चार्ट आपका गड़बड़ बनेगा। जब चार्ट गड़बड़ बनेगा तो फिर प्रेडिक्शन भी यहाँ पर फेल होंगी। तो सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट होगा कि आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप उन चार्ट्स पे पहले करें जिसका चार्ट और टाइम क्लियर हो। उसके बाद यदि आप लोगों से खुद का बीटीआर करते आता है और आपने उसको बहुत तरीके से एनालिसिस भी किया है। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, आप उसको बहुत दिनों से उसको गौर करके रखे हो कि भाई हमारी लाइफ के जो इवेंट हो रहे हैं वो इस चार्ट के हिसाब से हो रहे हैं, तभी आप उस टाइम को फॉलो करके इस तरीके से इस को फॉलो करके D30 के जो एप्लीकेशन अभी हम बताएंगे क्लासेस में वो आप अप्लाई करोगे। अभी आप केवल मान लीजिए आपके पास एक टाइम है और आपने उस चार्ट को या किसी भी तरीके से अपने इवेंटों को उस चार्ट के मुताबिक यदि फॉलो अप नहीं किया है कि भाई मेरे जो लाइफ के इवेंट हैं क्या वो इस चार्ट के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो यदि नहीं हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो बीटीआर तो मांगेगा ही। इसलिए बीटीआर एक लॉन्ग प्रोसेस है जहाँ पर प्रिकॉशंस भी रखना है, फोकस भी रखना है कि भाई हमारी लाइफ के हमारे जो इवेंट है वो हमारे चार्ट के मुताबिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहा है तो मतलब हमारे डिविजनल चार्ट का टाइम हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट पहले से इसमें बात है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में आपकी लाइफ में कौन आपका सपोर्टेड है, कौन आपका सपोर्टेड नहीं है। अब जब यदि कोई सपोर्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उसके साथ अपने रिलेशनशिप खराब कर लेंगे। सपोज कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई आपके बच्चे जो हैं वो आपका साथ नहीं देने वाले हैं, आपने देख लिया कि भाई आपके बच्चे आपका साथ नहीं देने वाले हैं, या आपकी पत्नी जो है वो ऐसे ही है, वो उतना अच्छा नहीं है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे, भाई तुम मेरे को इसी काम के नहीं हो, मैं तुम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिए। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर फिर प्रिकॉशन के फॉर्म पर यूज़ करोगे, भाई इस तरीके से यदि हमको निकल कर आ रहा है तो हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमें भविष्य में या किसी भी तरीके से कोई दूसरी सहायता की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से जब आपको खुद पे ये पता चलेगा कि भाई मेरा क्रोध ही मेरी दिक्कत है, मेरी वासना ही मेरी दिक्कत है, मेरा सत्य बोलना ही मेरी दिक्कत है, तो आप फिर उन चीज़ों पे प्रिकॉशंस रखेंगे कि भाई मेरे को ये चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रखना है जिसके कारण से कोई दिक्कत ना बने। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको करने के बाद आप जो है आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे प्रिकॉशन रखना है, कहाँ पे सावधानियां रख कर रेमेडी भी कर सकते हो, और कहाँ लोगों से एकदम दूरियां बना लेनी है। जहाँ पे दूरियां बनाई जा सकती हैं वहाँ पे दूरियां बनाइए, जहाँ पे प्रिकॉशन रखना है वहाँ पे प्रिकॉशन रखिए, जहाँ पे रेमेडी परफॉर्म हो सकती है वहाँ पे रेमेडी परफॉर्म करिए। अब हमारे जो D30 का चैप्टर है, इस D30 के चैप्टर में वैसे तो D30 बहुत वृहद है, जो हर एक चीज़ को बेहद रूप से बताता है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लकी एंड अनलकी, कि भाई आपकी चार्ट से यदि आप ये जान लें कि हमारी लाइफ का कौन व्यक्ति सपोर्टेड है कौन अनसपोर्टेड है, क्या करने से क्या नहीं करने से हमें कहाँ दिक्कत आ सकती है, तो यदि आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो या प्लान करते हो तो फिर आपके लिए अच्छा होता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने कहा कि यार मुझे घर लेना है। अब आपने घर तो ले लिया लेकिन घर लेने के बाद जब आपको दिक्कत आई, तो वो जो घर लेने के बाद दिक्कत आई तो कहीं ना कहीं वो घर आपके लिए अनलकी हो गया। अब जब वो घर आपके लिए अनलकी हो गया तो फिर वही घर जो आपकी खुशियों का एक सपना था, अब वही घर जब आपको कष्ट देने लगा, तो अब आपको समझ में आने लगा कि भाई यार हर चीज़ हर अच्छी चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो, ऐसे ही हर बुरी चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो बुरी ही हो, वो अच्छी भी बन सकती है। ठीक है, कई लोगों के लिए शेयर मार्केट करना अच्छा भी है, कई लोगों के लिए दारू पीना अच्छा भी होता है।
उनको बहुत प्रॉफिट करते हैं, उनको बहुत गेन होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत शराब का काम कर रहे हैं, शराब पी भी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनको बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं। अब कोई ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर बर्बाद हो रहे हैं। कोई ऐसे हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म आचरण को फॉलो कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। और कई ऐसे हैं जो गाली गलौज लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पत्नी को मार रहे हैं, वो सब एकदम आबाद हैं। तो इन सब चीज़ों का जो रीज़न है बेसिकली वो आपको डी थर्टी से पता चलता है। इसके साथ ही साथ डी थर्टी में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो क्या है कि यहाँ पर हमारे ऋषियों ने ये कॉन्सेप्ट तो बताया बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनके उपाय भी बताए कि भाई यदि आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है या पर्टिकुलर चीज़ से आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इसका कुछ इस तरीके से समाधान कर सकते हैं जिसके कारण आप अपने पास्ट बर्थ के जो कर्म रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं, जो भी रहे हैं, जिस टाइप के भी रहे हैं, उनका कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से समाधान कर पाएंगे। जब आप उसका समाधान करेंगे एज अ प्रिकॉशन करके, एज अ रेमेडी करके, या अपने आप को उस तरीके से प्लान करके, तो आपकी लाइफ के ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, बहुत सारी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होगा। अब इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस माने जाते हैं, या जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, वो दो टाइप के हैं। एक पास्ट बर्थ, एक प्रेजेंट बर्थ। मतलब पास्ट बर्थ के कर्मों का आपको फल मिल रहा है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। और प्रेजेंट के कर्मों का फल मिल रहा है, वो भी आपको यहीं से पता चलेगा। मतलब डी थर्टी चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रेजेंट के कर्मों का फल मिल रहा है या फिर पास्ट के कर्मों का फल मिल रहा है। अब जैसे कई बार हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी को कोई एजुकेशन में दिक्कत है, वो कहेगा कि यार ये लगता है हमारे पास्ट बर्थ का परिणाम है, हमने पास्ट बर्थ में कुछ गड़बड़ किया होगा, उसी कारण से हमारी एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, एजुकेशन पूरी नहीं हो रही, या एजुकेशन के जो हमने पढ़ाई लिखाई करी है वो कोई कम काम की नहीं रही है, हम उससे कोई कमाई नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि वो पास्ट बर्थ की दिक्कत ना हो सकता है कि वो पास्ट बर्थ की दिक्कत ना हो, वो इस बर्थ की ही दिक्कत हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा चल रहे होते हैं कि यार अभी तो हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो ये इसका रीज़न जो है पास्ट बर्थ है या प्रेजेंट बर्थ है। तो ये जो रीज़न है बेसिकली, इसके पीछे का जो सीक्रेट है वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यार यदि ये हमारे साथ घटना हो रही है तो ये प्रेजेंट के कर्मों के कारण है कि पास्ट के कर्मों के कारण है। अब यहाँ पे एक आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रेजेंट के कर्मों का क्या और पास्ट के कर्मों का क्या। पास्ट के कर्मों का तो चलो समझ में आता है कि बेसिकली हमारे पास्ट के बहुत सारे कर्म रहे होंगे, वहीं से कुछ छटपट के हमको कर्म इस चार्ट में बनकर आ गए हैं। बट जो प्रेजेंट के कर्मा है, प्रेजेंट के कर्मा तो अभी हमने ऐसे भी कर्मा है जो हमने शायद नहीं किए होंगे, बट अभी हम करेंगे। तो क्या वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे? तो हाँ, बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे, और उसको कनेक्टेड करना सीखना पड़ेगा कि भाई वो किस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड हैं और वो किस तरीके से आपको रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इसके पीछे, वो हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे जितना हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आशा हम यही करेंगे कि जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो आप अपने घर वालों के चार्ट, आसपास के चार्ट, जिसको जानते हो, जिसका टाइम एक्यूरेट है, जिसका सब कुछ एक्यूरेट है, उसके बारे में यदि आप जानते हो तो उसके केसेस में आप सबसे पहले लगाओ। जो डाउट्स आता है वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कॉल के माध्यम से कभी भी पूछ सकते हो, उसके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स साथ साथ में आपको बनाते रहना है। क्लासेस जो हैं वो हमारी अभी, अब चूंकि दीपावली है इस कारण से इस वीक में शायद एक से दो ही क्लासेस हो पाए, लेकिन हो नेक्स्ट वीक हमारी फिर से क्लासेस होंगी। इस तरीके से ये सारा करिकुलम हमारा चलेगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए यहाँ पर जो सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एक तो चार्ट। अब चार्ट को बनाया कैसे जाए? चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास तरीके हैं सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर में जो हमारा बेस्ट सॉफ्टवेयर हम मानते हैं कि चलो पारासरी के लिए आप या तो पारासर लाइट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जगन्नाथ होरा यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के फॉर्म पर आप ज्योतिष ऐप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप ज्योतिष ऐप यूज़ कर सकते हैं।
हम कभी भी एस्ट्रोसेज की ज़्यादा उतनी प्रमोशन नहीं करते हैं, क्योंकि उस वो हमें थोड़ा सा सही लगता नहीं है, वो कई जगह फेल होता है। खासकर जो माइन्यूट लेवल पर चेंजेस होते हैं, जैसे अभी ये D30 का चार्ट है, या जो केपी वगैरह की कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर भी वो जो चार्ट बनाकर देता है एस्ट्रोसेज, वो भी वहाँ पे फेल होता है। इस कारण से या तो आप जगन्नाथ होरा से अपना चार्ट बनाएं, या फिर पारासारी लाइट से चार्ट बनाएं, या फिर ज्योतिष ऐप जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, जो फ्री है, वहाँ से आप चार्ट बनाएं। ये चार्ट सही बनाकर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक इसमें कोई डाउट है, इसमें कुछ पूछना है? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए, अभी सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि आपको बेसिकली कोई भी चार्ट कहाँ पे किस तरीके से दिखेगा। तो सपोज आपके पास यदि जगन्नाथ होरा का एप्लीकेशन है, तो आप किसी भी व्यक्ति की जब कुंडली खोलते हो, अपनी खोलते हो, किसी भी खोलते हो, तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से आपको चार्ट के फॉर्म दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने वैसे सब सेट करके रखा हुआ है, लेकिन जिस चार्ट को भी आपको ओपन करना है, जिस चार्ट को भी आपको ओपन करना है, तो जब आप यहाँ बेसिक्स के ऑप्शन पे जाओगे, तो बेसिक्स के ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पे राइट क्लिक करना। जब आप राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे चार्ट के। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर D9 का भी है, D2 का भी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे D30 का भी देखोगे। जब आप D30 पे क्लिक करोगे, तो आपके पास इस तरीके से D30 का चार्ट बनकर आ जाएगा। ठीक है, D30 का चार्ट बनकर आ जाएगा। यही चार्ट पर हम सारी की सारी पढ़ाई करेंगे। यही चार्ट को हमको फॉलो करना है, यही चार्ट हमको हर एक चीज़ बताएगा जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसी तरीके से आप यदि कोई पारासरी लाइट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी इसी तरीके से ऑप्शन होंगे 16 वर्ग ओपन करने के। ज्योतिष ऐप है या एस्ट्रो से, जो भी आपको अच्छा लगता है, मैंने आपको अपना राय बता दी है, बट उसके बाद भी आपको यदि वहीं से बनाना है, तो वहाँ पर भी 30 के ऑप्शन 16 वर्ग में जाकर दिए होते हैं, वहाँ से जाकर आप इस तरीके के चार्ट को देखेंगे। ठीक है, अब D30 के चार्ट में दो एक अच्छी बातें हैं। वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि D30 चार्ट में दो राशियां हैं, एक सूर्य की राशि और एक चंद्रमा की राशि। सूर्य की राशि और चंद्रमा की राशि में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठते हैं। ये मैथमेटिकल इनका कैलकुलेशन है। ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हमें केवल इससे प्रिडिक्शन निकालना सीखना है, उसके मैथमेटिक के पीछे नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी का भी चार्ट लगाओगे D30 में, उस D30 के चार्ट में आपको बेसिकली आपकी कुंडली में कर्क राशि और सिंह राशि अर्थात लियो राशि में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो आप ये मत सोचना कि यार मेरे चार्ट में जो है वो हमेशा सारे प्लैनेट हर हर जगह बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं बैठे होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि क्लासिक्स कहते हैं, और बहुत सारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, जो आचार्य रहे हैं, जिनके सानिध्य में मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे, जो मैंने प्रैक्टिस भी की, तो उनका ये कहना था कि पारसरी ऋषि ने ये कहा है कि बेसिकली आपकी लाइफ में कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, कोई कितनी भी चीज़ें बुरी क्यों ना हो, लेकिन फादर एंड मदर जो हैं, वो आपकी लाइफ में आपको धोखा नहीं दे सकते, वो आपके लिए किसी भी तरीके से दुर्भाग्य खड़ा नहीं कर सकते। वो आपके लिए हमेशा भाग्यशाली ही साबित होंगे। उस कारण से जो सूर्य है, जिसको आप जानते हैं कि सूर्य की राशि होती है 5 नंबर की, सिंह राशि, लियो राशि, और माता की राशि अर्थात चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, तो उन्होंने कर्क राशि और सूर्य की राशि को यहाँ पर एकदम अकेला छोड़ दिया कि भाई यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठेगा, जिससे आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई माता या फादर के कारण कभी कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इनकी हिसाब से उनका ये कहना था कि भाई किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरीके से फादर एंड मदर दुर्भाग्यशाली नहीं होंगे। और जब दुर्भाग्यशाली नहीं होंगे, तो फिर वो D30 में अपन उनको देख ही नहीं पाएंगे। जब देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर उनको पढ़ने का ज़्यादा खास मतलब नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पर फिर बाद में बहुत सारे लोगों का ऐसा डिस्कशन चलता रहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप जब थोड़ा सा देखते हो कि भाई जब सतयुग रहा है, द्वापर रहा है, तो वहां पे तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि भाई उस समय
फादर एंड मदर जो होते वो वाकई में बहुत अच्छे होते थे। बट अब जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे अब कलयुग की जो समय है, समय सीमा और बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर माता पिता भी अब दुर्भाग्यशाली होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि भाई किसी की माता ने किसी के बच्चे को पैदा तो किया लेकिन मार भी दिया, या किसी के फादर ने इस तरीके से कुछ गलत कार्य किए। तो अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उस समय के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे फादर एंड मदर भी अब जो भाग्यशाली हम बोला करते थे, अब वो भाग्यशाली ना होकर वो दुर्भाग्यशाली भी बन सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने इस पर थोड़ा सा और चीज़ों को बताया, जो हम अभी क्लासेस में चर्चा करेंगे कि इस तरीके से किस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको बेसिकली लगाना है। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन के लोगों के लिए बहुत अच्छा बैठता है कि भाई वहाँ पे बच्चे होते हैं, उसके बाद फिर वो माता पिता बच्चों को भी छोड़ के चले जाते हैं। अब खुद का पालन करना पड़ता है सबको, अपना अपना पता ही नहीं रहता है कौन बच्चा किसका है। तो वैसा जो दुर्भाग्य है उन व्यक्ति बच्चों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, वो जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस पे कुछ अपना भी सिस्टम लगाया हुआ है, अपनी रिसर्च की हुई है। वो भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी D30 चार्ट को बनाने में किसी को कोई दिक्कत है? कोई पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहा है, या किसी को कुछ बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या क्लास में, या जिसे सॉफ्टवेयर भी चलाते नहीं बनता? नो सर। ठीक है। अभी देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट ना D30, ये डिविजनल चार्ट का कॉन्सेप्ट, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट माना जाता है। मतलब नॉर्मली लोग ऐसे पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है। नॉर्मली आप किसी भी कोर्सेज में कभी भी पारसरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कभी भी नहीं देखोगे। वो आप तभी देखोगे जब आप पारसरी ही केवल पढ़ रहे हो, और पारसरी में भी काफ़ी है, जब आप एडवांस लेवल पे जब कोर्सेज करते हो तब वहाँ पर आपको D30 का कॉन्सेप्ट वो पढ़ा देते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आजकल जितने भी क्लासेस चल रहे हैं उसमें D30 नॉर्मली पढ़ाते नहीं हैं, और यदि पढ़ाते हुए तो बहुत बेसिक लेवल पे ही पढ़ाते हैं। उस कारण से जब आप ये एडवांस लेवल पे जब पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको जो फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, कि भाई कितनी राशियां होती हैं, कितने हाउसेस होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं, कौन सा प्लैनेट किस राशि को कौन सा प्लैनेट किस राशि को इंडिकेट करता है, कौन सा प्लैनेट कहाँ देखता है, कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है। ठीक है। कौन से प्लैनेट का कौन सा हाउस है, कौन से प्लैनेट किस चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, फादर को कौन रिप्रेजेंट करता है, मदर को कौन रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तभी आप इन कॉन्सेप्टों को और अच्छी तरीके से बारीकी से पकड़ पाओगे, समझ पाओगे, लगा पाओगे। अदरवाइज जिसके फंडामेंटल ही कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत तो आएगी। ठीक है। बट जो बेसिक्स हैं वो हम बहुत यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। बट जब भी मैं आपको चार्ट लगाऊंगा, किसी का भी लगाऊंगा XYZ, तो वहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेसिक से ही स्टार्ट करूँ। बट एकदम से हम बेसिक से ही कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम एकदम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से जितनी हमारी ज़रूरत है। तो अभी D30 का चार्ट सभी को पता चल गया ना, कहाँ पे मिलेगा देखने के लिए? जी सर। ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली D30 में जो मैंने आपको बेसिकली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और कुछ बातें उसकी बताई भी हैं, उसके साथ साथ आज के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट दे के जाता हूँ, ताकि आपको आज की क्लास सार्थक भी लगे और आपके लिए कुछ लाभदायक भी रहे। तो देखिए, यहाँ पर D30 की स्टार्टिंग होती है। D30 कहता है कि हर व्यक्ति के जो दुर्भाग्य है ना, वो उसके कर्मों का ही प्रतीक है। वो कर्म चाहे प्रेजेंट के हों और चाहे पास्ट के। यदि वो उन कर्मों को अपने सेंसेस से या अपने एलिमेंट बेसिस पर खराब करेगा, तो व्यक्ति की लाइफ में दिक्कत आएगी आएगी। जब व्यक्ति की लाइफ में दिक्कत आएगी, तो उसके एलिमेंट जो हैं वो अच्छे होने के बजाय खराब हो जाएंगे। और जब किसी के एलिमेंट खराब होते हैं, तो आपको पता है कि हमारे एलिमेंट से ही हमारा शरीर बना हुआ है।
अब यदि किसी के एलिमेंट खराब होंगे, मिसप्लेस हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है या बॉडी की जो संरचना जिस तरीके से बनाई गई है, उनमें क्या होगा, उसमें भी काफी उतार चढ़ाव आएगा। जब उसमें उतार चढ़ाव आएगा तो हम जाने और अनजाने में अच्छे कर्म भी करेंगे और बुरे कर्म भी करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक टेबल शो की है। इस टेबल में हमने प्लेनेट लिखे हैं एक कॉलम में, फिर हमने फिजिकल तत्व लिखा है और फिर सेंसेस लिखे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि मंगल जो है वो अग्नि अर्थात फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये सोचिए कि किसी के कुंडली में या किसी की बॉडी में किसी का अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट या मंगल ग्रह खराब स्थिति में होगा, तो उसका क्या होगा, उसका फायर एलिमेंट अनबैलेंस हो जाएगा। जब उसका फायर एलिमेंट अनबैलेंस हो जाएगा तो उसकी बॉडी में फायर का जो इम्पोर्टेंस होगा, फायर का जो इम्पोर्टेंस होगा वो भी क्या होगा, वो भी अनबैलेंस होगा। तो उसको फिर क्या होगा कि मंगल का जो बेसिक नेचर है वो क्या है, क्रोध। तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, क्रोध ज़्यादा बढ़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आएंगी या लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या आ सकती हैं। तो जब व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा, एंगर, ये जब चीज़ें बढ़ेंगी या अनबैलेंस होंगी तो व्यक्ति का स्वभाव गड़बड़ होगा। तो आपने देखा होगा कि भाई जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका थोड़ा फिर स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है, वो गुस्सा ज़्यादा करता है। या किसी को गुस्सा ही ज़्यादा आ रहा है तो वो लड़ाई करेगा, जब लड़ाई करेगा तो गाली गलौज करेगा, मारपीट भी करेगा। तो जब वो मारपीट कर रहा है, जब वो गाली गलौज कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका कर्म जनरेट हो रहा है। अब वो किसी ना किसी के साथ तो करेगा, वो अपने साथ भी कर सकता है, वो अपने आप को भी हानि पहुंचा सकता है, वो किसी जानवर के साथ भी कर सकता है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरी जगह पर किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है। तो जब वो व्यवहार वैसा करेगा तो क्या होगा, उससे कर्म जनरेट होगा, कर्म बनेगा उसका। जब वो कर्म बनेगा तो फिर वो कर्म का जो फल है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो उसको मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपका फायर एलिमेंट आपकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है या अनबैलेंस है और आपकी पत्नी है। अब आपसे यदि आपकी लड़ाई हो रही है तो फिर पत्नी को आप गाली गलौज करोगे, मार पीटोगे, फिर पत्नी भी आपको मारा पीटी करेगी। इसी तरीके से आप बच्चों के साथ इस तरीके से करोगे या किसी भी व्यक्ति के साथ करोगे, तो फिर इससे क्या होगा, आपका कर्म बनेगा। जब कर्म बनेगा तो फिर आपको इसी तरीके से दुर्भाग्य का निर्माण होगा। तो हमारे बॉडी में जो हमारे एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी प्लेनेट से डिनोटेड होते हैं और उन प्लैनेट्स का कोई ना कोई एलिमेंट होता है। या तो हम आयुर्वेदा के हिसाब से एलिमेंट को कंसिडर करते चलें या फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम प्लैनेट को कंसिडर करते हुए चलें। जब इन चीज़ों की अनबैलेंसिंग आती है तो हमारा व्यवहार दुर्व्यवहार बन जाता है और दुर्व्यवहार होने से हमारे कर्म गलत होते हैं, कर्म गलत होते हैं तो फिर हमारा वो दुर्भाग्य बनता है, मिसफॉर्चून, ये ऐसे ही बनता है। और फिर धीरे धीरे यही कर्मों का एक गट्ठा बन जाता है और फिर यही हम भोगते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल को आपको बेसिकली फॉलो करना है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैटर्न जो है वो बेसिकली वायु एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है वो यहाँ पर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वीनस जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर भी हमने सन एंड मून को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि हमने पहले ही आपको कह दिया था या हमारे जो क्लासिक्स हैं वहां पर हमने कह दिया था कि भाई हमारे जो सन एंड मून है वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सन हमारी आत्मा है और आत्मा परमात्मा है। तो वो किसी को हानि कैसे पहुंचाएगी, और उसी से हमारा शरीर चल रहा है। इसी तरीके से जो चंद्रमा है वो भी हमारी माता है, तो वो भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। बट अब इन क्लासिक्स के हिसाब से तो इनका ऐसा मानना था, बट आज के टाइम पे मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फेल होते हुए भी देखता हूँ। बट वो तरीका जो देखने का है वो थोड़ा अब यहाँ पे चेंज होगा। वो क्या होगा, वो यहाँ पे तरीका जो है वो यहाँ पर चेंज होगा। उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम पर। फिलहाल के लिए अभी आप इस टेबल को समझते हुए चलिए। अब आप यहाँ पे देखें कि मंगल फायर है, सैटर्न एयर है, जुपिटर आकाश तत्व है, मरकरी अर्थ है, वीनस वाटर है।
मंगल के जो देवता हैं वो अग्नि देवता माने गए हैं, सैटर्न के देवता वायु देवता माने गए हैं, जुपिटर के इंद्र देवता माने गए हैं, मरकरी के कुबेर देवता माने गए हैं, वीनस के वरुण देवता माने गए हैं। अब इनके जो सेंसेस हैं, सेंसेस क्या हैं? मंगल का है साइट, सैटर्न है टच, जुपिटर है हियरिंग, मरकरी है स्मेल और वीनस है स्पीच। तो आप ये सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति सेंसेस को खराब कर रहा है, सेंसेस को खराब कर रहा है या जाने अनजाने में किसी एलिमेंट को ही खराब कर रहा है, तो वो एक प्लेनेट को खराब कर रहा है। जैसे आप नर्मदा नदी जाते हो, आप गंगा जी जाते हो, वहां पर आपने वाटर पॉल्यूशन कर दिया, है ना, नदी को आपने खराब कर दिया। अब आपका जो योगदान है वो क्या हो रहा है? वाटर को खराब करने में जा रहा है। आप जब भी जाते हो, आपके किसी भी तरीके से जाने अनजाने के तरीके से आपका वाटर एलिमेंट खराब हो रहा है। जब वाटर एलिमेंट खराब हो रहा है तो आपका कौन सा तत्व खराब हो रहा है? आपका वाटर एलिमेंट खराब हो रहा है। अब वाटर एलिमेंट आपका सेंसेस है, तो सेंसेस में आपका वो स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि वो स्पीच को रिप्रेजेंट करता है तो हमारा प्लेनेट कौन सा है? वो हमारा वीनस प्लेनेट है। अब जब वीनस प्लेनेट है तो जो आपका D30 का चार्ट बनकर आएगा, है ना, जब आपका D30 का चार्ट बनकर आएगा तो उस D30 के चार्ट में यही वीनस जो है वो आपको प्रताड़ित मिलेगा। यही वीनस आपको फिर वहां पे जाके परेशान करेगा। इसी तरीके से मान लो आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है। आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी फैक्ट्रीज हो रही हैं जिसके कारण से एयर पोल्यूशन हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसके कारण से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। या किसी का टच, जो टच है, टच की फीलिंग है, बेसिकली यहाँ पर टच इज फीलिंग। यदि आपका किसी का टच करने का गलत इरादा होता है कि भाई अपन किसी को टच तो कर रहे हैं बट उसका जो तरीका है, उसका जो इरादा है, अंदर की जो इनर फीलिंग है वो यदि खराब है, तो उससे उसका सैटर्न खराब हो रहा है। उससे उसका सैटर्न खराब हो रहा है, उससे उसका एलिमेंट भी खराब हो रहा है। तो फिर आप देखते हो कि भाई आज के टाइम पे ईयर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, है ना। गठिया बात है, ये है वो है, बहुत सारी बीमारी। इसी तरीके से सैटर्न से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी है, गैस बन रही है। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से पता चलेंगी और यहीं से इनकी बैलेंसिंग भी होगी कि आपकी बॉडी में या आपके चार्ट में यदि कोई भी एलिमेंट, कोई भी प्लैनेट खराब स्थिति में है तो आपको इन्हीं देवताओं की शरण में जाना होगा। मंगल यदि खराब है तो अग्नि देवता के पास जाना है, सैटर्न खराब है तो वायु देवता के पास जाना है, जुपिटर खराब है तो इंद्र देवता के पास जाना है, मरकरी खराब है तो कुबेर देवता के पास जाना है, वीनस खराब है तो वरुण देवता के पास जाना है। इस तरीके से आप उनकी बैलेंसिंग करते हो, आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो। अभी बस आप केवल टेबल को ध्यान में रखो, इसका भी आप एप्लीकेशन जो है वो अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर D30 में कहा गया कि व्यक्ति की लाइफ में जो दुर्भाग्य आता है, वैसे तो दुर्भाग्य के अलग अलग रास्ते होते हैं या बहुत सारे रास्ते कहीं से भी हो सकता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जैसे डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब ये है कि भाई, अब डिजास्टर एक नेचुरल घटना मानी जाती है। आज सपोज आपने किसी सिटी में घर लिया, अब आपने तो बहुत अच्छी सोच के लिया कि भैया इस सिटी में कीमत अच्छी है, घर भी अच्छा मिल रहा है, सोसाइटी अच्छी है, सब बढ़िया सेट रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी लेकिन आप वहाँ पे रहने गए और वहाँ पे कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई। अब आपका घर तो गया ही गया, फिर आपके घर में भी हानि हो गई या आपके साथ कोई हानि हो गई। तो ये क्या हो गया? आपका दुर्भाग्य हो गया। तो ये जो दुर्भाग्य है, जो आप देखते हो कि भाई ऐसे अपन घर में बैठे थे लेकिन अपन कहीं पे घूमने गए और वहीं पे जाके अपन बह गए, बाढ़ ही में जाके बह गए। या अपने साथ कोई दुर्घटना हो गई, अपन को आग लग गई, अपने ऊपर पेड़ गिर गया, अपने ऊपर बिजली गिर गई, अपने साथ चोरी हो गई। तो जो डिजास्टर है, जो अपने कर्मों पे तो होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने से कर्मों के साथ कनेक्टेड होती हैं, बट वो इस जीवन में अपने द्वारा होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। अभी अब किसी के घर में बाढ़ आ गई, तो कि किसी के घर में तो बाढ़ आती नहीं है, लेकिन किसी के शहर में बाढ़ आ गई तो उसमें उस व्यक्ति का तो दोष होता नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी के घर में आग लगे तो उस आग लगने का कारण वो व्यक्ति हो सकता है, ये जरूर है। बट मान लो बहुत हर जगह आग लग गई है, तो फिर उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, वो एक नेचुरल घटना में आ जाता है। तो हमारे जीवन में जो मिसफॉर्च्यून है, जो दुर्भाग्य है, वो पहला होता है डिजास्टर के कारण। दूसरा माना गया है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी आप देखते हो कि हम तो अपनी गाड़ी बहुत संभल कर चला रहे हैं, रोड पे तो चल रहा है, अब हमको पता है कि भैया हेलमेट पहन के चलना चाहिए,
गाड़ी के नियम को फॉलो करना चाहिए, राइट साइड लेफ्ट साइड कैसे चलना है, हॉर्न बजाना है, सब कुछ पता है। लेकिन जब आपका दुर्भाग्य आना है तो सामने वाला व्यक्ति आपको खुद ठोक कर जाएगा, खुद भिड़ा कर जाएगा। और आप भले ही सब अच्छे चल रहे थे, सब सारे नियम फॉलो कर रहे हो, लेकिन सामने वाले का जब दुर्भाग्य आना है तो व्यक्ति खुद भिड़ जाता है। तो ऐसे भी दुर्भाग्य आता है जहां पर आपकी शायद गलती ना हो, लेकिन फिर भी आपके साथ घटना हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम जा रहे होते हैं किसी बिल्डिंग के नीचे से, और बिल्डिंग के ऊपर कोई काम वाम चल रहा होता है। अभी जिस टाइम हम निकले उसी टाइम कुछ ना कुछ हमारे ऊपर गिर गया। ऐसे तो सब जा रहे थे तब तक कुछ नहीं गिरा था, लेकिन जैसे ही हम गिरे तभी गिर गया, जबकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तब भी हमने वो चीज़ें देखी और उसका हमें सामना करना पड़ा। इसी तरीके से आप कोई वाद विवाद में फंसे हुए हो। अब आप देखते हो कि कई बार क्या होता है ना, वाद विवाद में दो लोग बड़े वाद विवाद कर रहे होते हैं और वहां अपन पहुंच जाते हैं। अब वो दो लोग की आपस में लड़ाई नहीं होती, वो केवल वाद विवाद कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अपन पहुंचते हैं तो सारा ब्लेम अपने ऊपर आ जाता है। जैसे कई लोग, दो लोग चुगली कर रहे होते हैं, तो जो आपस में मिलकर चुगली कर रहे होते हैं ना, उनको दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे कोई बिना चुगली वाला व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो सारा ब्लेम उसी पे आ जाता है कि यार इस व्यक्ति के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है, या इस व्यक्ति ने ही हमारी चुगली करी थी। है ना? इसी तरीके से आपने देखा होगा कि भाई कोई सीबीआई की जांच है, कोई इनकम टैक्स का छापा है, तो जिसने कुछ नहीं किया उसी पे नाम लग जाता है कई बार। जो ईमानदारी था, ईमानदारी बहुत अच्छी तरीके से रख रहा था, तो उसको ही हमेशा दिक्कत आई। तो ऐसे एक्सीडेंट भी लोगों के जीवन में होते रहते हैं। इसके बाद फिर प्रोफेशन से भी दुर्भाग्य आता है। प्रोफेशन का मतलब यहाँ पे कर्म क्षेत्र से है, कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कर्म कर रहे हैं, मेहनत करना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं कई बार, जिसके कारण से दुर्भाग्य खुद उनके ऊपर हावी हो जाता है, और वो ना चाहते हुए भी उसकी माया जाल में फंस जाते हैं। अब जब फंस जाते हैं तो फिर उनको दिक्कत आती है। अब आप सोचे कि अभी जैसे सलमान खान का मैटर चल रहा है, भाई सलमान खान को थोड़ी ना पता था कि अब ऐसा ऐसा कुछ कांड हो जाएगा। अब लेकिन जाने अनजाने में जो भी गलती हुई नहीं हुई, उसके पीछे अपन को भी नहीं पता। लेकिन अब यदि हुई भी है और नहीं भी हुई है, बट अब कहानी इतनी बड़ी हो गई कि अब वो आपके जीवन में एक दुर्भाग्य बना है, वो एक फांसी का फंदा बना हुआ है, जो आपको सीधे मौत के मुंह पे लेके जा रहा है। तो ये इस टाइप का एक कर्म है। इसी तरीके से कई बार आप क्या करते हो, झूठ बोल देते हो। है ना? कोई भी ऐसी कुछ भी कहानी हुई और आपने एक अच्छा झूठ बोल दिया, फिर एक झूठ के पीछे आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर वो एक आपको दिक्कत में फंसा देता है। इसी तरीके से कई बार हम चोरी कर बैठते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। छोटी सी लड़ाई, कई बार 50 रुपए की लड़ाई भी हमारे मौत का कारण बन जाती है। तो ऐसे ऐसी भी घटनाएं हमारे कर्मों से होती हैं। इसी तरीके से कई बार सब कुछ बढ़िया चलता है, तो फिर हमारे जीवन में कोई ऐसा थर्ड व्यक्ति आ जाता है, पार्टनर, शादी के बाद। वो फिर हमारे लिए दुर्भाग्यशाली हो जाता है। या यहाँ पे बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं, या फिर शादी वाला पार्टनर भी कह सकते हैं, या हमारी लाइफ के बच्चे भी ऐसे होते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शादी तक तो बढ़िया था, लेकिन जैसे ही शादी हुई और उसके बाद से हमारा दुर्भाग्य चालू हो गया। अब यहाँ पे दुर्भाग्य भी हो सकता है, भाग्य भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट हम मेजरली दुर्भाग्य पे बात करेंगे। यदि आपको दुर्भाग्य समझ में आ गया तो भाग्य तो ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा। अब जिस चीज़ में आपका दुर्भाग्य नहीं है तो समझ लो भाग्यशाली ही हो आप। तो हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा, फोकस रहेगा, वो दुर्भाग्य को जज करना रहेगा, कि भाई कहीं आपकी यहाँ शादी होने वाली है और जो पत्नी आने वाली है वो यदि दुर्भाग्यशाली हुई तो आपको दिक्कत बन सकती है। आज के टाइम में बहुत सारे हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जहाँ लोगों की शादियां हो रही हैं, फिर शादियां टूट रही हैं। तो वो जो है वो दुर्भाग्य का प्रतीक है, कि आपके पार्टनर के आने से आपका दुर्भाग्य आ गया। कहीं ऐसे लोग हैं कि जब से पत्नी आई है तब इससे बिल्कुल घर में क्लेश मच गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप हमने लोगों के साथ करी है, बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे भी किसी भी तरीके से। जब तक वो व्यक्ति पार्टनरशिप में था हमारे साथ, तब तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसके साथ भी कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ गया, तो उसके बाद से ही हमको और दिक्कत आना चालू हो गई। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, जो चाहे पार्टनर से हो चाहे बच्चों से हो। अब बच्चों में भी देखो दो बातें हैं, कि भाई एक बच्चा हुआ, वो हो सकता है आपके लिए बहुत बढ़िया हो। दूसरा बच्चा हुआ लेकिन वो आपके लिए दुर्भाग्यशाली हो। लड़की, आप सोचते थे कि भाई लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अब लेकिन आपके लाइफ में लड़का तो हो गया, अब लेकिन लड़का ने जो आपके जीवन में तहलका मचाया है वो आपके लिए दुर्भाग्य से कम नहीं हुआ। अब आप देख लो कौरवों की कहानी। कौरवों में वो अपने दुर्योधन को चाहते थे कि भैया हमारी संतान हो जाए, संतान हो जाए, जैसे 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 तैसे करके संतान हुई। फिर उनने जो विध्वंस मचाया है तो उसके कारण से पूरा कौरव वंश ही खत्म हो गया। तो जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ का इवेंट जो आप चाहते हो वो अच्छा ही हो, वो आपके लिए दुर्भाग्यशाली भी हो सकता है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने जो पहला वीडियो डाला था उसमें बताया था कि भाई हो सकता है कि आप जो गाड़ी की इच्छा कर रहे हो वो गाड़ी आपके लिए नुकसानदायक हो। आप जिस लड़की की या लड़के की इच्छा कर रहे हो वो भी आपके लिए दुर्भाग्यशाली हो। कोई भी चीज़ आपके लिए दुर्भाग्यशाली हो सकती है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि आज 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 आप कल ऐसे भी चीज़ें देखते हो, जैसे आजकल लोग मोबाइल लेना चाहते हैं। भाई मुझे आईफोन लेना, आईफोन लेना, आईफोन बहुत अच्छा होता है। अभी हमने देखा कि भाई आईफोन लिया और मोबाइल फट गया और उनकी वहीं पे तत्काल मौत हो गई। अभी लोग सोचते थे कि भाई आईफोन बहुत अच्छा है, या वीवो का फ़ोन अच्छा है, इसका फ़ोन अच्छा है, उसका फ़ोन अच्छा है। अब लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने लिया और वो व्यक्ति के ईयरफोन लगाया था और वहीं उसका मोबाइल फट गया। अब ये उसके साथ कैसा हो गया? अब ये उसी के साथ हुआ, सबके साथ तो नहीं हुआ। ऐसा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं हमारी लाइफ के जो जिससे हमारी लाइफ में दुर्भाग्य आ सकता है। इन सारी चीज़ों को हम D30 से देखेंगे। बट इनके अलावा भी D30 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिससे हमें दुर्भाग्य पता चलता है। लेकिन D30 चार्ट के अलावा यदि आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और भी चार्ट का आइडिया हो, और उसके साथ भी आप यदि एक रिकन्फर्मेशन कर लो, तो आपकी रिकन्फर्मेशन के कारण आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एग्जैक्टली आपको दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैरिज के लिए हम जो मानते हैं वो D9 मानते हैं कि भाई मैरिज के लिए हम D9 देखते हैं। सेम इसी तरीके से हम D30 भी देखते हैं। तो D30 भी देखते हैं तो D30 से तो आपको मैरिज पता चलेगा, बट उसकी रिकन्फर्मेशन या एग्जैक्ट कन्फर्मेशन D9 से भी पता चल जाएगी। अब मान लो किसी का एजुकेशन है तो वो आपको D30 से तो पता चलेगा ही, बट एजुकेशन में और भी यदि एग्जैक्टली लेवल पे जानना है, क्योंकि वो उसका बेहद चार्ट है, तो आप D27 में जा सकते हो। इसी तरीके से मान लो प्रोफेशन में दिक्कत आनी है, ये तो समझ में आता है, या कर्मों से दिक्कत आनी है ये भी समझ में आता है। लेकिन आपको उसकी और बारीकी जो है वो बेसिकली आपको D10 से पता चल सकती है। तो हमारे जो एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है उसमें हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी लेवल पे समझाया गया है, जिससे आप माइन्यूट लेवल पे भी जाके एनालिसिस कर सकते हो भाई कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है और किसकी तरक्की के लिए क्या रीज़न बन सकता है, किसकी दुर्गति के लिए क्या रीज़न बन सकता है। तो इस हर टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बातों में बता दिए हैं, वो हर टाइप के कॉन्सेप्ट को आप इस क्लास में समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब आपने जब D1 पढ़ा था तो D1 में जब आपने D1 पढ़ा था तो D1 में आपने हाउसेस के सिग्निफिकेटर पढ़े होंगे, आपने राशियों के सिग्निफिकेटर पढ़े होंगे, आपने प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर पढ़े होंगे। तो वैसे ही जब आप D30 या कोई भी डिविजनल चार्ट पढ़ते हैं, तो वैसे ही हर डिविजनल चार्ट में हर हाउसेस का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। इम्पोर्टेंस क्या होता है? जैसे हमारे D30 कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी वीकनेसेस को बताता है, हमारी सेल्फ वीकनेसेस को बताता है कि हमारी खुद के द्वारा जो वीकनेस होगी, या हमारी खुद की गलतियां, या हमारे खुद के ऐसे कर्म जिससे हम खुद फंसेंगे या अपने आप को फंसाएंगे, या हमारे कारण कोई दूसरा व्यक्ति फंसेगा, वो हमको बेसिकली फर्स्ट हाउस से पता चलता है कि हमारी खुद की क्या कमी है। यदि हमारी खुद की कोई कमी होगी तो हम जरूर फंसेंगे। अब खुद में कोई कमी नहीं होगी तो नहीं फंसेंगे। और फिर हम यदि खुद में कमी रखते भी हैं तो हम किन चीज़ों में कमी रखते हैं और किन चीज़ों में कमी नहीं रखते हैं, ये भी आपको यहीं से पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एजुकेशन में तो अच्छा है लेकिन प्रोफेशन में अच्छा नहीं है, तो एजुकेशन उसकी कमी हो गई लेकिन प्रोफेशन उसकी कमी नहीं हुई। उसको पढ़ना पसंद नहीं होगा लेकिन उसको काम करना पसंद होगा। तो ये जो वीकनेस है, तो वीकनेस तो पड़ता है, लेकिन वो कहाँ पर अच्छी है कहाँ पे अच्छी नहीं है वो भी आपको यहीं से पता चलेगा।
सेकेंड हाउस जो D30 का होता है वो आपके होता है हैप्पीनेस का, जो आपको आपकी फैमिली से मिलता है कि भाई आपका जहाँ पे जन्म हुआ है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहां से आपको हैप्पीनेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या दुख मिल रहा है या तकलीफ मिल रही है, वो आपको सेकेंड हाउस से पता चलेगा। थर्ड हाउस से आपको करेजेस पता चलता है कि आपको D30 के थर्ड हाउस से आपको ये पता चलेगा कि भाई आपको किन चीज़ों के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, है ना। और आपके पड़ोसी, आपके सहायक, आपके छोटे भाई बहन आपके लिए अच्छे साबित होंगे, बुरे साबित होंगे, ये आपको D30 के थर्ड हाउस से पता चल जाएगा। फोर्थ हाउस से आपके खुद के कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो आपके मानसिक बिहेवियर से जनरेटेड होते हैं, आपके मेंटल एट्रीब्यूट से क्रिएटेड होते हैं, और आपका आपके परिवार के प्रति, आपकी माँ के प्रति, आपके घर वालों के प्रति, आपके घर में किस तरीके से आपने अपना माहौल क्रिएट करके रखा है, वो सब आपको फोर्थ हाउस से पता चलता है। अब आपने देखा होगा कि हमारा फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का माना जाता है, तो प्रॉपर्टी के केसेस में, व्हीकल के केसेस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं घरों में, वो भी आपको फोर्थ हाउस से ही पता चलेगा। फिफ्थ हाउस से आपको अच्छे और बुरे की समझ पता चलेगी कि भाई हमारी कितनी अच्छी समझ है, हमारी कितनी बुरी समझ है, हमारी इंटेलिजेंस पावर कितनी है, हम चीज़ों को कितना झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सब आपको फिफ्थ हाउस से पता चलता है। अब कई लोगों को चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है, एजुकेशन में दिक्कत आती है, वो भी आपको फिफ्थ हाउस से पता चलता है। इसी के साथ साथ जो D30 का सिक्स्थ हाउस होता है, उससे आपको एनिमीज और डिसीजेस के बारे में पता चलता है कि आपको आपकी इस लाइफ में जो डिसीजेज हैं, जो एनिमीज हैं, जो आपके रूटीन हैं, वो कैसे हो सकते हैं, मतलब सही हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसका रीज़न क्या है, वो सब आपको सिक्स्थ हाउस से पता चलेगा। सेवन्थ हाउस से आपको आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा कि भाई आपका आउटसाइड के वर्ल्ड के साथ जहाँ जहाँ आपका आना जाना है, उठना बैठना है, बातचीत है, जो लोगों के साथ कनेक्शन है, वो कैसा कनेक्शन है, वो आपके लिए सपोर्टेड रहेगा, अनसपोर्टेड रहेगा। आपका सोसाइटी के साथ, आपका लोगों के साथ, आपके अपने खुद के पार्टनर के साथ बिजनेस में कैसा क्या कनेक्शन रहेगा, वो सब आपको यहाँ से पता चलेगा कि वो आपके लिए दुर्भाग्यशाली है कि भाग्यशाली है। एट्थ हाउस से जो होता है वो आपको आपकी वीकनेसेस के तो बारे में बताता है, लेकिन ये जो वीकनेसेस होती हैं वो पास्ट कर्मा की मानी जाती हैं कि आपने अपने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म खराब किए थे, और आपको इस जीवन में किन कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण से आपको परेशान होना ही पड़ेगा, जो आपकी लाइफ में परमानेंट हो सकती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपंग हैं, तो वो परमानेंट है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पत्नी की तकलीफ है, तो वो परमानेंट है। कई लोगों की चीज़ों टेम्परेरी होती हैं, कई लोगों की परमानेंट होती हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी, और आप उनको रेमेडिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो भी आपको यहीं से पता चलेगा। इसी तरीके से कोई बीमारी हो गई है, वो बीमारी का सॉल्यूशन यहाँ से होगा कि नहीं होगा, वो भी आपको यहीं से पता चलेगा। तो अभी जैसे हमारा एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्सेज चल रहा है, तो उसमें भी हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि आपकी लाइफ की जो बीमारी हैं वो यहाँ पे क्योरेबल हैं कि नहीं है। इसके बाद हमारी कुंडली का नाइन्थ हाउस आता है। नाइन्थ हाउस जो होता है वो बेसिकली हमारे रिलीजन्स का होता है, गुरुओं का होता है, धर्म अधर्म का होता है, सॉरी धर्म का होता है, हायर एजुकेशंस का होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से पता करेंगे कि हमारे लिए हमारी भक्ति काम आएगी कि नहीं आएगी, हमारे हमारा धर्म, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा नैतिकता, हमारी ईमानदारी हमारे काम आएगी कि नहीं आएगी, वो आपको नाइन्थ हाउस बताएगा। या यही हमारे लिए दुर्भाग्य बन जाएगा। कई लोगों के लिए कई लोगों के लिए उनकी ईमानदारी उनका दुर्भाग्य बन जाता है। उन्होंने जब जब ईमानदारी दिखाई तब तब उनको दिक्कत बनी। नेकी कर जूते खा, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। ये लाइन आपको लाल किताब में सुनने को मिलती है
तो वैसे ही लाइन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको D30 से पता चल सकता है कि भाई आप जितनी नेकी करोगे उतनी जूते खाओगे कि नहीं खाओगे। वो आपको D30 के 9th हाउस से पता चल जाएगा। 10th हाउस से बेसिकली आपके रॉन्ग एक्शंस को बताता है कि भाई आप ऐसे कौन से गलत कर्म कर सकते हो